नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदू विधि की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जुडिशियल सेपरेशन, डाइवोर्स, धारा 10, धारा 13, न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद। हिंदू विवाह अधिनियम 1900 पहले हम जान लेते हैं इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। देखिए, न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद दोनों दाम्पत्य अधिकारों से संबंधित उपचार है। और न्यायिक पृथक्करण में क्या होता है कि पक्षकार पति पत्नी बने रहते हैं, लेकिन उनके बीच में जो दाम्पत्य जो संबंध होते हैं, जो वैवाहिक संबंध होते हैं, वो स्थगित रहते हैं। और विवाह विच्छेद में क्या होते हैं, वो जो वैवाहिक संबंध होते हैं वो पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर पक्षकार फिर पति पत्नी नहीं बने रहते हैं। न्यायिक पृथक्करण में पक्षकार जब चाहे वापस अपने दाम्पत्य जीवन को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए उनको किसी भी प्रकार की विवाह आदि की जरूरत नहीं है। लेकिन जो विवाह विच्छेद के बाद में पक्षकारों को वापस विवाह जैसी औपचारिकता का पालन करना पड़ता है। जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार न्यायिक पृथक्करण के वे आधार होंगे जो इस अधिनियम की धारा 13(1) तथा 13(2) में बताए गए हैं। धारा 13 की उपधारा 1 और उपधारा 2 में बताए गए वही आधार 2 को समान कर दिया गया है। न्यायिक पृथक्करण में पक्षकार पति पत्नी बने रहते हैं। न्यायिक पृथक्करण में पक्षकार एक दूसरे के प्रति अधिकार एवं दायित्व रखते हैं, केवल दाम्पत्य अधिकारों को छोड़कर। न्यायिक पृथक्करण के दौरान उत्पन्न संतान और अर्थात जायज संतान कहलाती है। इसमें पक्षकार संपत्तिक अधिकार भी रखते हैं तथा एक पक्षकार की मृत्यु होने पर दूसरा पक्षकार मृतक की संपत्ति के विरुद्ध भी उत्तराधिकार रखता है। हिंदू विधि संशोधन अधिनियम 1976 के अधीन न्यायिक पृथक्करण तथा विवाह विच्छेद के आधार अब एक समान हो गए हैं। उन्हीं आधारों पर दोनों अनुतोषों में किसी एक को प्राप्त कर सकते हैं। तो विवाह विच्छेद के आधार जो दोनों पक्षकारों को प्राप्त है, धारा 13 उपधारा 1, ये दोषिता के सिद्धांत के आधार पर है। इस अधिनियम की धारा 13 उपधारा 1 के अनुसार विवाह का कोई भी पक्षकार निम्नलिखित में किसी भी आधार पर विवाह विच्छेद का आवेदन कर सकेगा। ये आधार है जारता, क्रूरता, अभितेजन, धर्म परिवर्तन, अस्वस्थता, कुष्ठ रोग, रत्तिज रोग, संन्यास ग्रहण करना एवं मृत्यु की उपधारणा। जो धारा 13(1) में जो आधार प्राप्त है, ये दोनों पक्षकारों को ये आधार प्राप्त है और दोनों पक्षकार इनमें से किन्हीं आधारों पर भी न्यायिक पृथक्करण अथवा विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। जो सबसे पहला आधार है जारता, आज हम उसका डिस्कशन करते हैं। एक विवाहित व्यक्ति का विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ जो उसका पति या पत्नी नहीं है, वैवाहिक काल में स्वेच्छा से संभोग या सहवास करना जारता है। यह परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 497 में दी गई परिभाषा से भिन्न है। वहाँ जार कर्म का दोषी केवल पुरुष होता है। वह कृत्य बलात्कार की श्रेणी में ना आता है। वह व्यक्ति जानता हो कि स्त्री किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है। ऐसे कृत्य में स्त्री के पति की सहमति नहीं है। सामान्यतया जारता को प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिलता, अतः यह अधिकतर मामलों में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों में साबित की जाती है। अब आईपीसी 497 में जारता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नई अवधारणा प्रस्तुत कर ही दी है। तो केस लोच से हम हिंदू विधि में जारता को समझते हैं। वीरा रेड्डी बनाम किस्तवा का वाद है। इस वाद में पक्षकारों के बीच झगड़ा हो गया। जिस दिन पक्षकारों के बीच झगड़ा हुआ उसी दिन से वे अलग अलग रहने लगे। जिस दिन से वे अलग अलग रहने लगे उसी दिन से 402 दिन बाद पत्नी ने एक संतान को जन्म दिया। न्यायालय ने जारता मानी, क्योंकि जो इस संबंध में जो एविडेंस एक्ट की उपधारणा है वो ये उससे बहुत ज़्यादा दिन हो गए। जो धारा 112 एविडेंस की है वो निश्चयात्मक सबूत के बारे में प्रावधान करती है। उसमें 280 दिन है कि माता पिता के विवाह के विघटन के पश्चात या मृत्यु के पश्चात, अगर पिता की मृत्यु के पश्चात जो होता है तो 280 दिन है। तो यहाँ पर 402 दिन है। तो ये स्वतः ही अपने आप में जारता का साक्ष्य है। मणिशंकर बनाम राधा देवी के बाद में पत्नी ने जारता कारित करने वाले व्यक्ति द्वारा लिखे गए पत्रों की बात से अस्वीकार नहीं किया तथा पत्रों की भाषा तथा विषय वस्तु से जारता प्रमाणित हो रही थी। पति अन्य को साक्ष्य नहीं दे सका। न्यायालय ने पत्रों के आधार पर पत्नी को जारता का दोषी माना। संयुक्ता प्रधान बनाम लक्ष्मी नारायण का वाद। इस वाद में पत्नी पति से झगड़ा करके रात को घर से चली गई। रात में करीब 1 बजे अपने पुरुष मित्र के साथ वो मोटरसाइकिल पर सार्वजनिक पार्क में घूमती देखी गई। वह रात को अपने पति के घर पर भी वापस नहीं आई।
न्यायालय ने जारता मानी। तो जो जारता होती है वो केवल और केवल पारिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित होती है, क्योंकि इसके जो प्रत्यक्ष जो साक्ष्य होते हैं वो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। हरगोविंद बनाम राम दुलारी। इस वाद में न्यायालय ने मत प्रस्तुत किया कि जारता के लिए आवश्यक है कि वह निश्चित संभावनाओं के आधार पर साबित की जाए, लेकिन सभी आशंकाओं से परे साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। चंद्रमोहिनी श्रीवास्तव बनाम AP श्रीवास्तव के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ कोई व्यक्ति पत्नी के पास प्रेम पत्र लिखा करता था और प्रेम पत्र में लिखी बातों से ये पता चलता कि उसका संबंध पत्नी से लैंगिक अवश्य रहा होगा, गलत है, क्योंकि पति ने पत्नी द्वारा उन पत्रों के उत्तर में लिखा गया कोई ऐसा पत्र प्रस्तुत नहीं किया जिसमें जारता का संबंध निर्धारित किया जा सके। अतः पति की याचिका खारिज कर दी गई, किंतु जहां दोनों के बीच पत्रों के आदान प्रदान से ये स्पष्ट निष्कर्ष निकलता हो कि उनके संबंध लैंगिक अवश्य हैं, वहां पत्नी इस प्रकार के आचरण के लिए पति को उपयुक्त अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार है। जारता का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल सकता, अतएव न्यायालय को अप्रत्यक्ष प्रमाण पर निर्भर रहना पड़ता है। अब जारता साबित कौन करे? जारता साबित करने का भार याचिकाकार पर है। विपिन चंद्र बनाम प्रभावती, लक्ष्मण बनाम मीना, महेंद्र बनाम सुशीला में इस बात को अभी निर्धारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना मत पेश किया कि जारता को सिद्ध करने का भार याचिकाकार पर है, परंतु वह किसी भी संशय से परे साबित करना चाहिए। पुष्पा बनाम राधेश्याम। इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि जारता के लिए केवल अवसर ही काफ़ी नहीं बल्कि उसको साबित भी किया जाना आवश्यक है। इसीलिए जारता का जो ग्राउंड है डाइवोर्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में पेचीदगियाँ लिए हुए हैं। तो इसके लिए जो न्यायालय है उसको परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है और उनमें भी उनको ऐसे साक्ष्यों को ही स्वीकार करते हैं जो संशय से परे हो। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम क्रूरता के संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।